NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज हमारा अहम टॉपिक है 18वीं तरमीम और अक़लियतें। और नाजरीन, 18वीं तरमीम जिसे समझा जाता है कि रीस्टोर किया गया है लॉ को 1973 के लॉ, मुख्तलिफ अदवार आए जिसमें अमेंडमेंट हुई। फिर जनरल मुशर्रफ ने बहुत सारी इस्लामिक को मिलाने के लिए उसमें अमेंडमेंट की। फिर मुशर्रफ ने इसको टर्मिनेट भी कर दिया। फिर सामने आया और इसमें असल अगर आप देखें तो 18वीं तरमीम में ये था कि 1973 के आइन को अपनी असली सूरत हाल में बहाल किया जाए और फिर इससे सूबाई खुद मुख्तियारी हासिल हो गई जो सूबों को जो पहले से मुतालबा था। उसके बाद इसी 18वीं तरमीम के तहत सूबा सरहद का नाम जो है खैबर पख्तूनख्वा भी रखा गया। कई ऐसे हैं। तो हम अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं रियाज अंजम साहब, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। इनके साथ अकमल भट्टी साहब हैं, जो माहिर कानून के साथ साथ ये मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये लॉ के साथ साथ सियासत को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आप सबको NCN टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में वेलकम कहता हूँ। तो रियाज साहब, पहले मैं थोड़ा सा और बताता जाऊं कि 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मंजूर किया, जिसे रजा रुबानी ने डिक्टेट किया। इसका मतलब ये था कि जो सदर के पास इख्तियार ज़्यादा थे वो पार्लियामेंट में या वजीर आजम को या पार्लियामेंट में मुंतकिल हुए। आप ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों ने खुशी का इजहार किया था जब 18वीं तरमीम हुई थी, मगर PTI का जब दौर आया तो उन्होंने बड़ी एक ख़ास मुहिम भी शुरू की कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। आपके ख्याल में ऐसी क्या इसमें ख़ास बात थी जो वफाक को या नुकसान था, या PTI ये समझ रही थी कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए? जी जी रियाज साहब। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि 18वीं तरमीम बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, और अगर देखा जाए तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 102 किसी आईनी तरमीम में 102 जो आइन के आर्टिकल्स हैं उनको नहीं छेड़ा गया। तो इसमें ऑलमोस्ट 102 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया था। और बेसिकली ये डॉक्यूमेंट मैं ये समझता हूँ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जितने भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड लोग हैं, सिविल सोसाइटी या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं या एथनिक माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए ये जो 18वीं तरमीम है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्योंकि इस तरमीम के जरिए से जमहूरियत को मजबूत किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, और जो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें थी उनको उनका रास्ता रोका गया। जैसे इसमें इंसर्शन हुई आर्टिकल 6 की, जिसका मतलब ये था कि जो भी आइन को एब्रोगेट करेगा और जो भी आइन को तोड़ेगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। बेसिकली ये इसलिए था कि चूंकि बार बार आपको पता है कि पाकिस्तान में बार बार डिक्टेटरशिप पर आती रही है। जब भी जमहूरियत मजबूत होने लगी तब तब इसके ऊपर हमले हुए। तो एक तरह से जमहूरियत को मजबूत करने के लिए फिर इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 6 हुई। इसके साथ साथ इस तरमीम में चूंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, और जैसे आपने अभी बात की कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो दिया गया। अब देखें, एक सूबा है जिस जो पिछले 60-65 साल से जो उसकी जो एथनिक पख्तून कम्युनिटी है उसको नाम तक नहीं दिया गया। आप देखिए क्या नाम था, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। यानी जहां पे पंजाबी रहते हैं वहां पे पंजाब था, जहां पे पंजाब है, जहां पे सिंधी है वहां पे सिंध है, जहां पे बलोची है वहां पे बलोचिस्तान है, और जहां पख्तून रहते थे वहां पे उनका अपना नाम ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था जो जिसको जो 18वीं तरमीम में
उनको एक नाम दिया गया। इसके साथ साथ फिर ये जो पार्लियामेंट है उसको मजबूत किया गया। जो प्रेसिडेंशियल इख्तियारात थे उनको कटेल किया गया। जैसे 52 भी एक बार बार आपको पता है अगर आप 90s की दहाई को देखें तो उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को खत्म किया गया, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया गया, बार बार 52 बी का इस्तेमाल किया गया और इसको फिर 18वीं तरमीम में इसको भी खत्म किया गया। और जो अपॉइंटमेंट के इख्तियारात थे प्रेसिडेंट के पास उनको फिर पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। और उनको जैसे ये सर्विसेज के चीफ हैं और ऑडिटर जनरल है, इनकी अपॉइंटमेंट में फिर जो एडवाइस थी वो उसको प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस थी उसको जरूरी करार दिया गया, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पब्लिक का नुमाइंदा है और उसको मजबूत किया। चूंकि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस था वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट उसको इस्तेमाल करती रही और जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा प्रेसिडेंट का ऑफिस बनता रहा। इसलिए अब प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसको सिंबॉलिक आप कह सकते हैं अभी वो एक सिंबॉलिक है, उसके पास अख्तियारात नहीं है। और इसका क्रेडिट मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और तमाम उन जमहूरी जमातों को जाता है जिन्होंने 18वीं तरमीम में हिस्सा लिया और इसको पास करवाया। लेकिन देखें, बीइंग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और बीइंग क्रिश्चियन, हमें कुछ रेजर्वेशंस भी हैं इसके ऊपर। जैसे 27 रुकनी कमेटी बनाई गई, लेकिन उसमें इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि किसी एक भी जो क्रिश्चियन एमएनए है या क्रिश्चियन सेनेटर है उसको इसका हिस्सा बनाया जाए। अब ये जैसे मैंने पहले भी इस बात का इजहार किया कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो इसमें इस 27 रुकनी कमेटी में जब क्रिश्चियंस को इग्नोर कर दिया गया तो इसको हम दो हवालों से देखते हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि चलें ठीक है, इसमें जमहूरियत को मजबूत किया गया, प्रेसिडेंट के इख्तियारात को कर्टेल किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, कई वजारतें जो थी वो प्रोविंसेस को दे दी गई, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, जैसे टूरिज्म है, कल्चर है, माइनॉरिटी अफेयर्स है, और इस तरह की कई वजारतें वो प्रोविंसेस को दी गई ताकि इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई ताकि प्रोविंसेस जो है वो मजबूत हों और जो प्रोविंसेस में रहने वाले जो लोग हैं वो ये फील ना करें कि शायद फेडरल जो वफाक है वो हमारे ऊपर कोई थानेदार लगा हुआ है। तो इस तरह से एक तरफ तो ये है एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट हुई, जमहूरियत मजबूत हुई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि माइनॉरिटी को इग्नोर किया गया, माइनॉरिटी को किसी भी मेंबर को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। और जो अमेंडमेंट इसमें और होनी चाहिए थी, जैसे ये देखिए एक बड़े लेवल पे एक अमेंडमेंट का एक तरह से आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर को बदला गया। तो इसमें जो मिनॉरिटी की डिमांड्स थी, जैसे जैसे पाकिस्तान का नाम जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए, अवामी जमहूरी पाकिस्तान होना चाहिए, उसको इग्नोर किया गया। फिर जो डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनके ऊपर कोई तो नहीं दी गई और उनको रिपील नहीं किया गया, जो जिसकी डिमांड आज भी हम करते हैं कि आर्टिकल 2 ए जिसमें ये लिखा होगा कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन होगा और मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, और पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ये जो मिनॉरिटी की डिमांड्स थी बड़े अरसे से और आज भी हैं, इनको आइन में से रिपील नहीं किया गया। और अगर मिनॉरिटी के मेंबर्स को, मिनॉरिटी के जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, एमएनए थे या सेनेटर्स थे, अगर उनको कमेटी का हिस्सा बनाया होता तो वो भी अपनी तजावीज कमेटी के सामने रखते ताकि फिर इन जो डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल्स है इनको भी खत्म किया जाता। तो वो जो आपने क्वेश्चन, वो आपका एक हिस्सा था क्वेश्चन का कि जो पीटीआई है वो इसके ऊपर क्यों इतराज करती है। बेसिकली पीटीआई का इतराज नहीं था, पीटीआई टूल बनी हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये जो सूबों को अख्तियारात मिले, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि प्रेसिडेंट के अख्तियारात कम हो, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट मजबूत हो। इसलिए जमहूरियत के अगेंस्ट एक दफा फिर साजिश करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को इस एज ए टूल इस्तेमाल किया। अब देखिए आज 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 एस्टेब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड नहीं है पीटीआई, तो आप आज देखें पीटीआई का मुतालबा आजकल सुनते हैं 18वीं तरमीम के खिलाफ। तो इसलिए उस वक्त बेसिकली आपने सुना होगा उस वक्त एक आवाज आ रही थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए भी, तो उसका भी हिस्सा पीटीआई। तो इसलिए पीटीआई बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रही थी, इसलिए वो 18वीं तरमीम के अंगेज थी और चाहती थी कि इसको
खत्म किया जाए। मैं एक बात आगे बढ़ता हूँ। अकमल भट्टी साहब, इन्होंने कुछ बातें की हैं, क्योंकि अगर मैं ही बता दिया तो फिर शायद आपका अगर ध्यान गया है इस तरफ के हमें जो नुकसान हुआ है बीइंग अ मिनॉरिटी का। क्योंकि मेरे ख्याल में जितना भी जुदागाना इलेक्शन को खत्म किया गया है ना, उसके पीछे यही था कि ये लोग जो है वो कमेटी का रुकन बनेंगे और जो इस्लामिक लॉ या जो लॉ है उनमें रुकावट डालेंगे। ये जो बंद करने की ऑन रिकॉर्ड है कि इलेक्शन कमिश्नर को भी यही भेजा गया था 2000 में। 2000 में 2002 में ये खत्म हुई। जो जुदागाना खत्म हुए मुशर्रफ ने किया, उससे पहले की मूवमेंट चल रही थी कि इनके जुदागाना इंतखाबा खत्म। आप एक तो ये बात जो मैंने की और जो रियाज अंजम साहब ने की कि हमें क्या क्या नुकसान ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, आप इत्तेफाक कर रहे हो इनकी बातों से? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए 18वीं तरमीम। मैं तो इसको बड़ा बहसीयत पाकिस्तानी, मैं इसको बड़ी खुश आइंद करार देता हूँ। मुल्क की एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें ये एक बहुत बड़ा इकदाम था। और खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की जो 75 साल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है और जमहूरियत की डेवलपमेंट है, ये वाहिद अमेंडमेंट थी। आर्टिकल 59 में अमेंडमेंट हुई और इसके जरिए अकलीतों को सेनेट में 4 सीटें दी। और ये शहबाज भट्टी साहब का कमाल था कि उन्होंने यहाँ पे डिमांड की, उन्होंने अपनी तजावीज दी और हमें ये उनका प्रपोजल था कि आइन में हमें 4 नशिस्तें जो सेनेट में थी हर सूबे को एक दी गई। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल स्टेप था। ये तो बड़ा दरीना मुतालबा था जिसको मंजूर किया गया। और इस हवाले से हमें तो एज अ अकलियत इसके बेशुमार फायदे हुए। और तब से ही जो हम समझते थे कि हमें जी ईवान बाला में सेनेट में लेजिस्लेशन जो जो अपर हाउस है वहां पे नुमाइंदगी नहीं थी, तो वहां पे नुमाइंदगी मिली। तो ये बड़ा खुशाइन था हमारे लिए। और फिर मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान को 1947 से जो अब तक किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करवाई आइन में, ये हमारे कायद शहीद शहबाज भट्टी का कमाल था कि उन्होंने सेनेट में सीटें हासिल की। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि सूबों को ज्यादा इख्तियार दिया गया। फिर इसके जरिए इस्लामाबाद में हाई कोर्ट का क्याम अमल में लाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी और वहां पे जो लोग थे इस्लामाबाद के फेडरल के उनको ही अपॉइंट किया गया। और फिर इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया गया उसके जरिए। और जो है सेक्शन आर्टिकल 58(2)(b), 52(2)(b) जिसके जरिए सदर असेंबली तोड़ देता था, उसको भी उन्होंने खत्म किया। तो ये बहुत बड़े इकदाम थे जिन्होंने पाकिस्तान में हमेशा जिनके जरिए जमहूरियत को कमजोर किया गया। जो सियासी हुकूमतें थी यानी हमारे वोटों से चुनी हुई हुकूमतें, उनका कलाकोमा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम जो थी ये हमारे लिए भी बड़ी खुशाइन थी। और हमें जिस तरह रियाज भाई कह रहे थे, हाँ इसमें गुंजाइश थी कि मजीद इसमें कुछ अमेंडमेंट की जाती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि उस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने बहुत ज्यादा कोई किरदार अदा किया था सवाए शहीद शहबाज भट्टी के। और बाकी जो हमारे बाहर में बैठे हुए थे को पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज या दूसरे ग्रुप्स थे, उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी। और मैं नहीं इतफाक करता कि जब जुदागना इलेक्शन खत्म हुआ तो कोई बहुत स्ट्रांग मूवमेंट चली हो कि ये खत्म किया जाए। ये अब भी जो मूवमेंट है ये सोशल मीडिया की हद तक है। आप एक भी थोड़ा सा बड़ा प्रोटेस्ट दिखा दें जिसने मतलब मिनॉरिटी लाइंस पाकिस्तान के अलावा, हमारे अलावा, हम डी चौक में करते रहे, लेकिन इसके अलावा कितने प्रोटेस्ट बहुत बड़े जिसमें 1000 लोग हों, कितने बड़े हुए हैं जिन्होंने अब भी कहा है कि जुदागना अकमल इलेक्शन। साहब, अकमल साहब, क्योंकि लोग भी हमारे बहुत सारे सुन रहे हैं और मैंने कुछ मवाद भी भेजा। ये छपा था औसाफ में 2000 में, जो खुला खत था और इलेक्शन कमिश्नर को भी भेजा गया। क्रिश्चियंस के नहीं, एक तो हम कहते हैं कि बहुत सारी एनजीओ हमारी थी इसको खत्म कराने में, लेकिन उन्होंने दूसरों ने जो इसको इलेक्शन कमिश्नर को भेजे 2000 में, 2000 के बाद ये मूवमेंट चली है। 2000 से लेके आगे उन्होंने ऐसी, ये जो मैं अभी रियाज साहब कह रहे थे कि हमारी जो कमेटी थी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, उसमें राय लेनी चाहिए थी, यही वो चाहते थे कि जुदागन अगर होगा तो ये उसका हिस्सा बनेंगे, अगर जुदागन नहीं होंगे देखें फिर नहीं। जी,
मैं 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 समझ गया सवाल। देखें, अब जो गुज़श्ता, अब हम सांप गुजर गया तो लकीर तो नहीं पीट सकते। 18वीं तरमीम हो गई, वो हम्म जो कमेटी थी लेजिस्लेटिव, उसमें हम्म अमेंडमेंट कमेटी, उसके इजलास भी हो गए। अब हम्म हम उस पर क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, जब हो गया हम तराज ही कर सकते हैं ना। तो अब जो चीज गुजर गई, लॉ और कानून जो है, हम आने वाली चीजों पे असरअंदाज हो सकते हैं। पुरानी वाली जो गुजर गई चीज, उस पर क्रिटिसिज्म हो सकता है उस हद तक, लेकिन वो मौसर नहीं रहेंगी। दूसरा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की आप बात करते हैं, 2000 लोगों ने साइन करके भेज दिए, उसकी क्या वुकत रहेगी? इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सके। अगर इलेक्शन का सिस्टम तब्दील होना था तो आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट होनी थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट का काम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2015 की, सफा 401 है, उसमें पीएलडी में छपी हुई है। उस जजमेंट की रूह से डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आइन में अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी इसको प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी कौम के पास यही तो काम है। जो लीडर होते हैं उनको पता कुछ किसी बात का नहीं होता। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखने को, वो 1000 लेटर, सारी कौम लेटर लिख ले, पूरे वो कर ही नहीं सकता जो काम। हम हमेशा ही गलत फोरम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, जिसने भी किया वो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, उसको ना आइन का पता था ना कानून का। आज भी आप सारी कौम इलेक्शन कमीशन को लिखते जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई बिल पेश होगा, वो हमारा कोई अपना एमएनए पेश कर दे, वो हमारा कोई सेनेटर पेश कर दे, उसके पीछे कौम खड़ी हो और दूसरी पार्टियों के साथ एडवोकेसी लॉबी की जाए, ताकि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। तो जब तक वो नहीं होगी, आइन में तब्दीली नहीं हो सकी। अब भी जो हमारे जो इलेक्शन के सिस्टम के हम भी चाहते हैं, डुअल वोट की बात करते हैं, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी, ये हमारा मुतालबा हल नहीं हो सकता। जी तो उसके जी और बड़े बड़े सारे तरीके हैं जो जी हम इख्तियार कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आते हुए मैं समझता हूँ कि हमें हमेशा ही जब लोगों की डिमांड होती है तो आइन में अमेंडमेंट होती है। हम समझते हैं अगर हम सारी कौम ख्वाह है कि मौजूदा इलेक्शन सिस्टम जो सिलेक्शन है इसको खत्म किया जाए, तो हमें प्रॉपर नेटवर्किंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सही तरीके से पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल हो और आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट हो, फिर हमारा सिस्टम बदलेगा। जी जी। थैंक यू रियाज साहब। ये आप जो कह रहे थे कि चूंकि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से या हाथों में कठपुतली या खेल रही थी, ये आपके बकौल अभी उसके बाद जब हुकूमत गई है तब भी हमारे काफी सारे जो सहाफी समझते हैं या कानून डिफेंडर, जो लॉ डिफेंडर समझे जाते हैं, उन्होंने भी एक कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ऐसे 18वीं तरमीम की बात की कि 18वीं तरमीम ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, आपके बकौल के जो होना चाहिए था, हमारे कम्युनिटी को इत्मीनान में लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। आप और क्या समझते हो? ये तो एक अलग बात है, क्या अलग क्या नुकसान हुआ? वो तो एक बेहतरी शायद आती है हमारे लिए, क्या नुकसान क्या हुआ हमारे लिए? जी। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये समझता हूँ कि देखो ये जो इन्होंने अमेंडमेंट की है आर्टिकल 51 में, हम्म कि माइनॉरिटीज का जो इन्होंने निज़ाम ही चेंज कर दिया है इलेक्शन का। अब इलेक्शन नहीं है, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो सिलेक्शन के जरिया से वो असेंबलीज के अंदर जा रहे हैं, और हम्म उसका हमें नुकसान क्या हो रहा है। अब देखें 2002 में जो है वो अब 1980 से देखते हैं, 1980 में जो हमारे पास असेंबलीज के अंदर सीट्स थी, आज 40 साल गुजरने के बाद भी उतनी ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो वहां पे नुमाइंदगी है असेंबलीज के अंदर, वो इफेक्टिव नहीं है। और वो इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिलेक्शन सिस्टम के जरिए से गए हुए लोग हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो निज़ाम हमें दिया गया है 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट के जरिया से, ये बिल्कुल गलत है और ये हमारे एंगेज जाता है। क्योंकि हमारी इफेक्टिव नुमाइंदगी नहीं है। हमारी इफेक्टिव नुमाइंदगी उस वक्त होगी जब वोट के जरिया से हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजेंगे। आप ये देखें कि दुनिया की जो जमहूरियत का आगाज हुआ था वो यूनान से हुआ था। वहां पे दो तरह के लोगों को वोट का हक नहीं था। एक वो थे, वो जो जो फॉरनर्स थे, और दूसरे वो जो गुलाम थे। तो पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज हैं वो तो इस मुल्क के वासी हैं, तो उनको अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक क्यों नहीं है? अब जब आइन के अंदर
ये दिया हुआ है कि जो रिजर्व सीट्स हैं, तो रिजर्व सीट्स अगर दी गई हैं नुमाइंदगी के लिए, तो नुमाइंदगी तो वो है जो वोट के जरिया से हो। तो हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम का मेरे नजदीक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि जो मिनॉरिटी को सिस्टम दिया गया है रिप्रेजेंटेशन का, वो दुरुस्त नहीं है। ये इफेक्टिव होना चाहिए और मिनॉरिटी के जो नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होके मिनॉरिटी के वोट के जरिए से जाना चाहिए। और जो बड़े अरसे से मिनॉरिटी के जो लोग हैं वो मुतालबा कर रहे हैं दोहरे वोट का, और दोहरा वोट के लिए एफर्ट्स मजीद होनी चाहिए। लेकिन ये दोहरा वोट जो असेंबलीज में बैठे हुए साहब इक़्तिदार लोग हैं उनको देना चाहिए। क्योंकि एक बात निकल गई है, जुदागाना का इंतखाब या वोट का हक का 18वीं तरमीम से मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई तलक बनता है 18वीं तरमीम के साथ। नहीं, 18वीं तरमीम के साथ तल्लक तो बनता है। जी 18वीं तरमीम के आर्टिकल 50, देखिए मेरी बात सुने, जी 18वीं तरमीम में जब आर्टिकल 51 में तरमीम करके एक निजाम दे दिया गया है हमें अमेंडमेंट के जरिए से। अब देखें, जे सालक की जो पिटीशन थी उन्होंने जो की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 2015 में जो जजमेंट आई थी उसमें यही तो था कि ये चूंकि पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट है, हम स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, इसको अमेंडमेंट के जरिए से चेंज किया जा सकता है। अब अमेंडमेंट जो एक बैरियर बनी है 18वीं तरमीम हमारे लिए, वो यही है। अगर वो LFO होता तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देती। चूंकि वो अमेंडमेंट थी तो इसलिए उन्होंने कहा, जिस जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहती है कि अमेंडमेंट को कोई भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी। अमेंडमेंट, वो जो अमेंडमेंट हो गई है वो अब पार्लियामेंट के जरिए से अमेंडमेंट हो सकती है। तो इसलिए 18वीं तरमीम में जो हमारा नुमाइंदगी का तरीकाकार जो हमें दिया गया है वो हमें हमारे लिए यही नुकसानदेह है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि 18वीं तरमीम मिनॉरिटी के अगेंस्ट है। 18वीं तरमीम तो लोगों को एम्पावर करने के लिए और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बनाई हुई है। तो ये एक एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। अकमल साहब, ये फिर वो बात आ गई है, ये जनरल मुशर्रफ ने 2002 में LFO के तहत करवाया था, वो 2002 की बात है। ये अब 18वीं तरमीम होती है जाके 2010 में। अब इनका आप आम बंदे को कैसे आप मोटिवेट करोगे? अकमल साहब, आपसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप सियासी इसके बाद मैं भी इस पे कमेंट करना चाहूंगा। जी जी जी, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा जी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं मुत्फिक हूँ। ये 17वीं तरमीम जो मुशर्रफ के दौर में 17th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें हमारा जो LFO के जरिए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था, फिर उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत थी, आईनी प्रोटेक्शन। उसको 17वीं तरमीम के जरिए मुशर्रफ के जितने भी इकदाम थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 17वीं तरमीम की गई, और 17वीं तरमीम को अदालतों ने भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया था और कबूल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट, वो जितने मुशर्रफ ने अपने जजेस लगाए थे उन वहां पे कोर्ट में गया तो उन्होंने जो LFO था ना उसको स्ट्राइक डाउन किया ना 17वीं तरमीम को, क्योंकि उसको आईनी प्रोटेक्शन दी गई थी। तो उसमें जो हमारा सिस्टम था वो 17वीं तरमीम के जरिए 2002 में ही चेंज हुआ था, 2010 में चेंज नहीं हुआ था। तो ये बात मैं बिल्कुल आपकी दुरुस्त समझता हूँ और इससे इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये है कि जब पार्लियामेंट ने 8वीं तरमीम के जरिए जो आइन के साथ छेड़छाड़ हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन का चेहरा मस्क किया गया जिया के दौर में, फिर 17वीं तरमीम के जरिए जो जनरल परवेज मुशर्रफ के जरिए आइन को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चलाया गया, तो उसको करने के लिए उन्होंने उसको जो आमरों ने आइन में वो उन्होंने कुछ अपने फेवर के लिए अमेंडमेंट तरमीम की थी, कुछ ऑर्डर किए थे, एग्जेक्टिव ऑर्डर जो थे उनके जरिए जो उन्होंने आइन को तब्दील किया था, तो उसको उन्होंने दुरुस्त करने के लिए, उसको सही सिमत में लाने के लिए किया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की एक बड़ी अच्छी कावज थी। और ये है कि इसमें कम से कम जो रियाज भाई बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि उसको ये जो 17वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 51 में भी जो अमेंडमेंट की गई थी LFO के जरिए, उसको इनको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसको पार्लियामेंट में स्ट्राइक डाउन नहीं किया, उसको अडॉप्ट कर लिया। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। वो समझते थे कि ये बात अच्छी है, क्योंकि तब कौम का मुतालबा था कि हमें जुदागाना इलेक्शन सिस्टम से निकाला जाए, और हम आज भी समझते हैं कि जुदागाना इलेक्शन सिस्टम जो था वो गलत सिस्टम था। एक तो पूरे मुल्क में MNA के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी होना,
एक सूबाई असेंबली के मेंबर के लिए पूरी सूबा कॉन्स्टिट्यूंसी होना, फिर मजहब की बुनियाद पे हमें मेन स्ट्रीम पावर से काट दिया जाना, हमारी इंतखाबी फरिश्ते लहदा बनना, ये बिल्कुल एक ज्यादती थी और हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से काट दिया गया था। तो मैं इस शक्ल में जो ये अमेंडमेंट तो दुरुस्त है, ये निज़ाम चंद लोगों के ताबे नहीं होना चाहिए था। हमें सिर्फ इस पे ये एतराज है कि जो अकलियतों का तकरीबन 50-60 लाख वोट है, उसका फैसला चंद पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ना करें, बल्कि उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों को इख्तियार किया जाए कि लोग अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। इतनी सी इसमें दुरुस्तगी करने की जरूरत है, और ताकि ये जो पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज हैं उनके सरबराह अपने चहेतों को, अपने जो जिनको वो नवाजना चाहते हैं, जिनको वो नुमाइंदगी खैरात के तौर पे दे रहे हैं, ये देखिए अब कितनी बड़ी ज्यादती है। पंजाब में जोइस जूलियस है, 20 साल से एमपी हैं। कामरान माइकल 20 साल से इक्तदार में है। हमारे खलील तहर संधू साहब 15 साल से इक्तदार में है, इस दफा फिर उन्हें टिकट मिल गई। रमेश लाल है पीपल्स पार्टी से, 20 साल से इक्तदार में है। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक तरफ तो हम यकीन करते हैं कि एक जो कॉन्स्टिट्युएंसी में लोगों को हम अवाम के रहमो करम पे छोड़ते हैं कि वो 5 साल बाद जाएं और लोगों से वोट लेके आए, और एक तरफ हमने ऐसे लोग नवाजने के लिए जिसमें कुछ खवातीन है, उनको भी वो 20-20 साल से बड़ी बड़ी फैमिली की, इवन फरियाल तालपुर रिजर्व सीट पे रह चुकी हैं। मौजूदा हमारी जो वजारत खारजा की मिनिस्टर है हिना रबानी खर, वो मखसूस नशिस्त पे थी। श्री मजारी मखसूस नशिस्त पे। इस तरह बड़े बड़े खानदानों की जो खवातीन है, उनको वहां पे जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये मंशा थी कि आम लोगों को नुमाइंदगी देने के लिए जो लोग इलेक्शन लड़ के असेंबली में नहीं पहुंच सकते, उनको ये मखसूस नशिस्तें दी गई थी ताकि वो अपनी आवाज उठा सकें। लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है, रिपीटिशन हो रही है, वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये नाइंसाफी है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और इसके लिए हम डिमांड कर भी रहे हैं। और हम जमहूरी सियासी जमातों से कहते हैं कि बराए मेहरबानी आप आइन में अमेंडमेंट करके हमें जमहूरी तरीके इंतखाब दें। जी जी जी, बात कुछ अच्छा, अलग से निकल गई, मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिर आपकी बात जो है टॉपिक से हट गई है। ठीक है, अब हम किसी और तरफ चले गए। तो रियाज साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? एलएफओ जी के ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। जी जी जी, बताइएगा देखिए देखिए सर, एलएफओ को अगर इन्होंने 17वीं तरमीम में कवर दिया था, लेकिन आप अगर 18वीं तरमीम को देखो तो जो 17वीं तरमीम में जो कवर था एलएफओ को, वो ऑलमोस्ट सारा खत्म कर दिया था 18वीं तरमीम में। तो ये जो हमारा सिस्टम था जो एलएफओ में इंट्रोड्यूस हुआ, 17वीं तरमीम में कवर मिला, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 18वीं तरमीम में इसको जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसको चेंज होना चाहिए था। हम कत्तन जुदागाना इंतखाब की फेवर नहीं करते, ना मुतालबा करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो मिनॉरिटी के जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए, ताकि नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होकर असम्बलीज में जाएं। और ये जो 18वीं तरमीम ने इसको जो कवर दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा इतना से कहना है। एक दफा फिर बताइएगा कि वो कौन सी शिक कौन सी है, क्योंकि बिल्कुल काफी मैंने भी ये स्टडी जो की है, मुझे ये मैं नजर ये नहीं। बात कर रहा था कि जो जी एलएफओ जो नहीं नहीं, लीगल फ्रेमवर्क मैं ऑर्डर आया था कवरिंग की उसको बात कर रहा था, जी कवरिंग की बात जी कर जी रहा था जो 18वीं तरमीम में आई कि हमें जो आर्टिकल 51 में जो इन्होंने किया था चेंज, मैं ये कहता हूँ कि वो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीकाकार है, जो रिजर्व सीट्स सिलेक्शन के जरिए से आ रही हैं, उनके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए था। जी ये तरमीम आनी चाहिए थी, मैं ये बात कर रहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये अब क्लियर हो गया, क्योंकि 18वीं तरमीम को। नहीं, ये बात जहन में रखिए कि आर्टिकल 51 में 8वीं तरमीम में अमेंडमेंट नहीं हुई। रियाज साहब, आप अपना जरा तो रिकॉर्ड नहीं, देखिए। ये 17वीं उसकी तरमीम, कंटिन्यू ये 17वीं देखिए अकबर तरमीम के साहब, उसकी जरिए अमेंडमेंट कंटिन्यूशन हुई तो है। हो गई ना। उसकी कान 18वीं तरमीम पे मेरे तो 51 मेरे आर्टिकल में कहने का अमेंडमेंट मतलब नहीं ये है कि जब सार मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एलएफओ का जो कवर था 17वीं तरमीम में, उसको ऑलमोस्ट सभी को खत्म किया गया था। तो ये जो एलएफओ, ये भी तो इंट्रोड्यूस एलएफओ में ही हुआ था ना। ये जो नहीं, रिप्रेजेंटेशन का ये सिस्टम है, सारी सारी इसको खत्म अमेंडमेंट होना तो चाहिए था। मेरा ये मुतालबा जो ये है। 30 ये मैं 33% जो खवातीन को नुमाइंदगी दी गई थी उसको भी नहीं छेड़ा गया। वो नहीं आज भी देखिए, मुशर्रफ बात की तो अकबर साहब, वो हम बात खवातीन की यहाँ पे नहीं कर रहे, हम अकलीतों की बात कर रहे हैं। नहीं, वो असल कह रहे हैं ना कि आपका आप टॉपिक कह रहे एक हैं कि मिनोरिटीज तमाम के हवाले स्ट्राइक से है। डाउन किया जी ये जी 17वीं। जी जी देखिए,
जो 207 से 342 नशिस्तें की गई थी वो 17वीं तरमीम के जरिए की गई, 18वीं तरमीम में उसको भी बरकरार रखा गया। तो जो अच्छी चीजें थी, जिस तरह खवातीन की नहीं 33% देखिए, नुमाइंदगी एज ए नेशनल और एज ए प्रोविंशियल असेंबली डॉक्यूमेंट हमने, नुमाइंदगी, वो बिल्कुल उसी तरह रखी गई। देखिए एज ए डॉक्यूमेंट तो हमने पहले इसको अप्रिशिएट किया 18वीं तरमीम को। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे रिजर्वेशन है हमने तो उसको डिस्कस करना है ना। और होना चाहिए था, ये है कि होना जी चाहिए जी था जी, ये, कि हमें जो हाँ, है राइट, वोट का राइट, जो जमहूरी हक है मिलना हमारा, चाहिए था। वो देना चाहिए था। लेकिन 18वीं तरमीम का बराह रास्त हमें नुकसान या मिनॉरिटीज को नुकसान नहीं किया। होना चाहिए था और बात है, नुकसान देने की और बात है। नहीं जी, लेकिन वो देखिए फायदा जब हुआ कोई भी हमें, अमेंडमेंट आती है सेनेट ना, में 4 जब सीटें कोई भी मिली अमेंडमेंट आती और है संसद वो सब, तो फायदा ही उसको हुआ। दो तरह से देखा जाता है कि उसमें क्या आया है और क्या नहीं आया। जब हम्म, मैंने शुरू में बात की थी ना कि कमेटी में कोई मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होती, तो वो अपने भी मुतालबात वहां पे रखती कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्या प्रॉब्लम है और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। हम ये कह रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए था, नहीं हुआ। रियाज साहब, इस नुक्ता नजर से तो हमारा पूरे आइन पे ही एतराज बनता है कि आइन, जिस नहीं, तरह जहां आपने जहां बात की, सदर का डिस्क्रिमिनेटरी, होना चाहिए, सदर का जहां नहीं जहां होना चाहिए, पाबंदी नहीं डिस्क्रिमिनेशन है होनी वहां चाहिए, से वज़ीर खत्म आज़म होना ने चाहिए। इस तरह सारी, ये तो हमें पूरे आइन पे ही एतराज है फिर इस तरह की चीजों में। पूरे इसमें पे तो नहीं, कुछ आर्टिकल्स हैं। अगर हम जाएं कि ये जो मिनॉरिटी की पहले वजारत थी वो वज़मी अमूर में चेंज हो गई, फिर वजीर आजम पे स्टैंप लग गई कि गैर, असल 18वीं तरमीम में वजीर आजम पे ज्यादा स्टैंप लग गई थी कि वो जो है वो गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। फिर एक और बात भी थी कि गैर मुस्लिम जो, जैसे भगवान दास आए चीफ जस्टिस, वो वजीर आजम नहीं, कायम मकाम होता है, वो नहीं हो सकते। आप इतफाक करते हैं जो मैं कह रहा हूँ? मेरी इंफॉर्मेशन तो इस तरह की थी कि वहां देखिए, पे। जी। ऐसे है कि जब जो शेड्यूल, जिस शेड्यूल में इसकी ओथ टेकिंग थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें तो उस वक्त भी था कि उसको आखिरी नबी को मानने वाला होना चाहिए, तो उसको ओथ पढ़ लें। तो वो तो 18वीं तरमीम से पहले भी एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भारी था। हाँ हाँ, वो था जी पहले बिल्कुल ही था, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल शेड्यूल 2 में जो हलफ है, ओथ है, वो हम्म, यही था कि मैं अल्लाह ताला की हाकमियत पे यकीन रखता हूँ, हाँ हाँ जी, हाँ इस्लाम जी को जी, मानता हूँ, आखिरी रसूल पाक को आखिरी नबी मानता हूँ, हम्म, आखिरत पे तो वो तो एक यकीन रखता मुस्लिम हूँ, भी ओथ ले खत्म सकते हैं। नबूवत पे यकीन रखता हूँ। तो ये तो पहले ही मौजूद था उस हलफ में, तो इसमें मतलब कोई नई चीज नहीं ये डाली गई। नहीं दूसरा ये है नहीं, कि जो आपने बात की, ये भी मफरूजा है कि एज अ चीफ जस्टिस जो है वो कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर, तो आइन में कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कायम मकाम बन सकता है। ये भी सिर्फ जबानी कलामी बात है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ना कोई प्रोविजन मौजूद है, ना कोई इसमें ऐसी बात है। जी। रियाज साहब, ये तो अब हमारा एक तरीके का 18वीं तरमीम का भी तज्जिया हुआ, जहाँ पे हमारे फायदे हुए, जहाँ सूबाई असम्बली में फायदे ये हुआ कि जैसे हमारी फोर्स कन्वर्जन थी, या हमारा निकाह का जो सिलसिला था कि सिंध में 18 साल है, यहाँ पे 16 साल है पंजाब में। तो ये एक फायदा भी गया है कि सूबाई अपने तौर पे लाज बना सकते हैं अपने ये आपको, ये देखिए, ये फ्रूट्स मिले हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के। जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और लेजिस्लेशन का जो जी। इख्तियार था वो प्रोविंशियल असेंबलीज को दिया गया, तो हम्म ये उसी की जो है ना वो आप फ्रूट है कि उन्होंने सिंध में जो लॉ बनाया या पंजाब में, तो ये हम्म, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के फ्रूट्स है, जी क्योंकि जी। लेजिस्लेशन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में अच्छा, लेकिन अब मेरा जी, इसमें एक नुक्ता नजर है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मिनॉरिटीज हैं, उन्हें सूबों के रहमो करम पे छोड़ने की बजाय फेडरल तौर पे डील करना चाहिए। जिस तरह हमारा ये थोड़ा सा हुआ कि उन्होंने मिनिस्ट्री जो मिनॉरिटी की थी फेडरल सतह पे, उसको जब वो सेंस तो उसकी ये बनती है कि वो चारों सूबों में सेपरेट मिनिस्ट्रीज होंगी, लेकिन फिर कुछ हुकूमतों ने हमारी सिंध ने बनाई, पंजाब ने अकलीतों की वजारत बनाई, लेकिन केपीके में नहीं थी, बलूचिस्तान में नहीं थी। तो वहां पे हमारे एज इट इज मसाइल रहे। और अकलीतें चूंकि पाकिस्तान में कमजोर तरीन तबका है, तो बहुत जरूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो हमारे इशू है उन पे चेक एंड बैलेंस रखे। तो मैं समझता हूँ कि वहां पे फेडरल सतह पे भी अकलीतों के मसाइल को हल करने की जरूरी है। और बेशक इसमें हमें उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, अकलीतों की वजारत बनाई सूबों में, लेकिन हमारे बहुत सारे इशू हैं वहाँ पे, जो मरकजी लेजिस्लेशन बहुत जरूरी है। तो हम समझते हैं कि हमारी जो ये वो पोजीशन है वो बरकरार रहनी चाहिए। मैं ये मैं दोनों से
ये पूछना चाहूँगा कि पंजाब में हमारी एक एहसास ज़राए के मुताबिक पंजाब में हमारी क्रिश्चियनिटी की जो तादाद है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है पहले की है। और पंजाब में ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा जो तासब है, कानून में इम्तियाजी कवानीन भी हैं, सिंध में भी हैं। सिंध उससे काफ़ी बेहतर जा रहा है। लेकिन पंजाब में अच्छी स्ट्रगल वाले लोग भी हैं, लेकिन ये पंजाब में क्यों कर नहीं पाए? बारी बारी आप दोनों ही बताइएगा कि पंजाब में हम क्रिश्चियन इतने इफेक्टिव क्यों नहीं, हालांकि हमारी तादाद भी ज्यादा है, इम्तियाजी कवानीन में और कुछ कवानीन नए बनाने में। जी रियाज साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी कवानीन है, वो जैसे ब्लास्फेमी लॉज हैं, वो पाकिस्तान में पूरे में हैं, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड में है, ये जी। पंजाब में भी है, केपी में भी है और हम्म, दूसरे सूबों में भी है। हाँ जी। बात है कि इनको मिस यूज करने की, हम्म, मिस यूज पंजाब में ज्यादा हो रहा है निस्बत दूसरे सूबों के। और अगर आप फोर्स्ड कन्वर्शन को देखें तो फोर्स्ड कन्वर्शन के जो केसेस है वो ज्यादा सिंध में हो रहे हैं और या फिर साउथ पंजाब में। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब जिस सूबों की अपनी, देखिए जैसे इंसान घर में दो इंसान फर्क होते हैं, इस तरह जो सूबों की जो अवाम है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। उनका अंदाज सोचने का, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनका एटीट्यूड वो डिफरेंट है। जैसे बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट जमातें हैं वो इतनी हम्म, एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो राइट विंग की जमातें नहीं है। हम्म, अगर आप सिंध में देखें तो सिंध में जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या और प्रोग्रेसिव जमातें हैं, लतीफ बख्श प्लेजो की होगी या और लोगों की, तो वो भी इतनी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, राइट विंग नहीं है। तो अगर इसी तरह केपी में देखें तो केपी की जो एक्चुअल नुमाइंदगी है वहां पे वो तो एएनपी करती है, जो मोस्ट प्रोग्रेसिव जमात है, लिबरल है। तो अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में पीटीआई देखें राइट विंग, नवाज लीग देखें राइट विंग। तो यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे भी वाकयात हुए हैं, जैसे सांगला हिल में अटैक हुआ, फिर गोजरा में अटैक हुआ, फिर तो वहां भी अगर देखें तो किसी ना किसी, और यहाँ बदामी बाग में लाहौर में, तो वहां इन जमातों के लोगों ने बकायदा लीड किया था। मैं अब नाम नहीं किसी जमात का लेना चाहता, आपको भी पता ही है। उन जमातों के कैंडिडेट्स ने यहाँ पे NA 118 बदामी बाग, NA 118 का जो नुमाइंदा था वो लीड कर रहा था उस प्रोसेशन को जिसने बदामी बाग को आग लगाई। तो बात यह है कि ये जो कि देखिए दोनों जमातें राइट विंग की हैं, और जो यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी मोस्टली राइट विंग है। तो इसलिए मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी जो है ना वो यहाँ पे ज्यादा हुआ है बिनिस्बत दूसरे सूबों में। जी। जी। जहां तक कवानीन की बात है, वो कवानीन तो देखिए पीपीसी पूरे पाकिस्तान में है, और डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल्स पूरे पाकिस्तान, डिस्क्रिमिनेटरी जो कवानीन है वो तो पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन जो उनको उसका मिस यूज है वो पंजाब में ज्यादा हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक खातून के अगेंस्ट FIR होगी सिंध में, तबीता नाम था, आपको आपको पता होगा, वो हाँ जी। क्रिश्चियन स्टाफ नर्स थी। हम्म, तो उसके पीछे जब हमने प्रोब आउट किया तो उसके पीछे भी एक पंजाबी जहन था। तो इसलिए सिंध, केपी और बलूचिस्तान, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्लास्फेमी जो FIR है वो बहुत कम रजिस्टर्ड हुई है, जहां जबकि पंजाब में ज्यादा हुई है। तो हम्म। ये फिक्र की बात है, सोच की बात है ये। और जहां तक कवानीन की बात है वो तो सेम है पूरे जी। पाकिस्तान। जी अकमल साहब, ये जो मैंने इनको सवाल किया आपकी तरफ भी ऐसा ही है कि यहाँ सियासी पार्टियां भी मुतहरक हैं पंजाब में अपनी मिनॉरिटीज की। और काफ़ी अच्छे जो हमारे चीफ जस्टिस हुए कर्नीलियस वो भी पंजाब में, फिर हमारे एक बड़े जिन्होंने वोट कास्ट किए पंजाब में। तो फिर ये क्यों सूरत हाल क्यों डिफरेंट है, क्यों चेंज ज़्यादा बेहतर पंजाब की होनी चाहिए थी लेकिन उतनी ही बदतरीन सूरत हाल हमारे साथ इम्तियाज ज़्यादा है। जी। इसकी एक तो सैमसन भाई, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और जी। वो जब उस 1947 में हमें जाना पड़ेगा, जब हाँ। इंडिया और पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है वो पंजाब में हुई। जी। तमाम जो हिंदुस्तान में, सिंध में बहुत कम हुई, पंजाब बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं हुई, KPK में बहुत माइनर सी माइग्रेशन हुई, लेकिन पंजाब में
बहुत सारे अजला में वहां से ये जो है सिख थे जमींदार, वो उधर चले गए और वहां से लोग आए। तो वहां की जो वहाँ मिनोरिटी थी, यानी मुस्लिम मिनोरिटी, क्योंकि पाकिस्तान तो अकलियत के नाम पे बना था, मजहबी अकलियत के नाम पे, तो वहां पे जो इनके साथ सलूक होता था, इनके साथ जब ये पावर में आए तो फिर वही सलूक हमारे साथ होना शुरू हो गया। ये एक मुफक्कर है, उसकी एक बुक भी है, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट, कि जब कोई भी कमजोर मजलूम कौम जो इनकलाब के लिए जब जदोजहद करती है तो वो जालिम को अपना आइडियल मान लेती है, तो वो जब कौम अपनी आजादी ले लेती है तो फिर वही चीजें रिपीट करती है जो वहां पे उनके साथ एज अ गुलाम हुआ होता है। तो यही हमारे साथ हुआ कि जो मुसलमानों के साथ वहां पे इंडिया में इनके मुताबिक जो हिंदू करते थे या दूसरे लोग, तो सब वही हमारे साथ। ये तो इसकी हो गई एक बैकग्राउंड, और उसी जी वजह से यहाँ पे फिर राइट विंग इसको इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने, डिक्टेटर्स ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, वहां पे उन्होंने अपने विंग बनाए। अब ना सिर्फ हमारे खिलाफ, पाकिस्तान की जब भी किसी जमहूरी कुव्वत को डिस्टेबल करना हो तो फिर यहाँ पे लाहौर से लॉन्ग मार्च चलते हैं, तो फिर जाके फैजाबाद चौक बुला करते हैं। ये एक दफा नहीं, बहुत सारी दफा रिपीट हुआ है। तो ये सारी वहां से ही कुव्वतें की जाती हैं। फिर एक और कश्मीर काज, उस पे जब उस पे जदोजहद के लिए मोस्टली यहाँ पे सेटल किए गए, वहां पे मजबूत किया गया लश्कर तैयबा को, दूसरी जमातों पे जो कश्मीर की आज़ादी में इन्वॉल्व थे, उनका कहीं ना कहीं रोल था। वहां पे मुजाहिदीन तैयार होते थे, वहां पे भेजे जाते थे, वो एक पूरी हिस्ट्री है। तो वहां पे ये भी पंजाब से हुआ। फिर जब ये तालिबान का इशू हुआ अफगानिस्तान में, तो वहां पे जनूबी पंजाब में मजबूत किया गया, तो वहां पे भी ये सारी सूरत हाल है। और मैंने जब 11 अगस्त को मैंने इस्लामाबाद की कैपिटल की बात करें, जब हम वहां पे जद्दोजहद कर रहे थे तो हमने कच्ची आबादियों की बात की, तो वहां पे जो इंतजामिया कहती है जी आप इनक्रोचर हैं, इनक्रोचर्स को कोई मालकाना हकूक हासिल नहीं मिलते क्योंकि लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो मैंने वहां पे अपनी स्पीच में डी चौक में कहा था कि अगर आपका ये क्राइटेरिया है तो आए मैं आपको दिखाऊं कि कितने हजार मदरसे इस्लामाबाद में हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है, उन्होंने कब्जे किए हैं, और आपने उनको बिजली भी दी, पानी भी दी, सेहत भी दिया, सारे सहूलतें दी। तो अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये मदरसों को कहाँ कहाँ पे सेटल किया गया अपने मकासद के लिए। तो फिर इससे मजहबी इंतहा पसंदी, अब जो दहशत गर्दी का कानून है वो तो हेट स्पीचेस पे पाबंदी लगाता है, मुल्क में भी हेट स्पीचेस पे पाबंदी है, लेकिन वहां पे आप मस्जिदों में फौरन ही ऐलान शुरू हो जाते हैं जी और वो फिर लोगों का कत्लेआम होता है, और ये पंजाब में हो रहा है ज्यादातर। जी, बहुत शुक्रिया अकमल भट्टी साहब। और हम रियाज अंजन साहब का भी शुक्रिया करेंगे, अदा करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो मैं 18वीं तरमीम के हवाले से जो हमारे सामने आई कि शायद अगर उस कमेटी में हमारी नुमाइंदगी भी होती, लेकिन हमारी नुमाइंदगी जिसको मतलब वो सपोर्ट करती कि हमें वोट का हक दिया जाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि जो अगर वो कमेटी में तो वही लोग लेने थे जो असेंबलियों में हैं, तो वो असेंबलियों में तो वोट के हक को जिस तरह जा रहा है, मतलब वो नॉमिनेशन को ही सपोर्ट करते हैं, तो शायद वो भी ना इस तरह करते इस बात को कि हमें वोट का हक दिया जाए। लेकिन शायद कोई अच्छा और आ जाता। लेकिन बाज़ाहिर अक़लियतों को 18वीं तरमीम से कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ, वजारतें थीं उसमें, जैसे बहबूद आबादी थी, वहाँ पे क्रिश्चियन हमेशा आता था, जैसे जे सालिक हुए, या बलूचिस्तान से मास्टर जॉनसन अशरफ थे, वो थे। इस तरह वहाँ मिनिस्ट्री आ जाती थी, वो ख़त्म हो गई। फिर मिनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री तो पहले ही कोई इतनी फाल नहीं हुई। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर एक नया टॉपिक लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आज का ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपके लिए सूदमंद होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी।